स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत टफ टॉपिक जो बच्चों को लगता है वो है जीएसटी। अब जीएसटी को वैसे कहते क्या हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले हम इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या एक्चुअल में ये है, फिर उसके बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो किस टाइप का टैक्स है? एमसीक्यू में भी अगर पूछा जाए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये टैक्स क्यों था? पहले क्या होता था, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, अगर वो कोई एक आइटम को खरीद रहा है, कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को वो जितने भी पर्सन से लेता था उन सबको टैक्स देता था। तो उन सबको कट करके एक डायरेक्ट तरीके से, कि मतलब इतने हर स्टेप पे ये ना हो कि ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को, तो इतने सारे टैक्सेस की जगह डायरेक्टली एक टैक्स बन जाए। तो ये सारे टैक्सेस को रिड्यूस कर देता है। तो इस टाइप के टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये किस किस चीज़ पे लगता है? ये गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी। गुड्स मतलब हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल है किसी ने कोई टीवी खरीदा या किसी ने कोई फ्रिज खरीदा तो उस पे लग गया। सर्विसेज का मतलब होता है जो भी सर्विस, जैसे कोई एक रेस्टोरेंट है तो वो आपको जो भी आप फूड यानी उससे लोगे तो उस पर टैक्स लगता है। जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस रेस्टोरेंट के थ्रू। या आप भी कोई सर्विसेज, जैसे आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो उस जॉब में जो आप टैक्स देते हो एक तरीके का, वो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं से गोल्ड खरीद रहे हो तो गोल्ड एक गुड है, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अब ये वर्ड क्या आया? टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे गए और आपसे शॉप वाले ने बताया कि ये जो आप प्राइस खरीद रहे हो, जैसे मान लो आपने एक शर्ट ली, अब वो शर्ट जो है उस पर मार्क प्राइस लिखी थी 1000 रुपीज़। आपने उससे कहा कि प्लीज़ इस प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करो क्योंकि टैक्स तो उसे लगाना ही लगाना है। तो मान लो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया और उसने आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो यानी आपको वो शर्ट एक्चुअल में कितने की पड़ी? आपको वो शर्ट पड़ी 900 की। तो ये जो 900 है ना, इसी पर ही टैक्स लगेगा। तो ये जो वैल्यू है जो आफ्टर डिस्काउंट आई है, यानी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके जो वैल्यू आई है, वही वैल्यू होती है टैक्सेबल वैल्यू। मतलब इसी वैल्यू पे टैक्स लगता है। अब मान लो टैक्स 10% है, तो 900 का 10% कैसे निकालेंगे? 10/100 इंटू जो भी वैल्यू है, यानी 90 रुपीज़। तो 900 पे 90 रुपीज़ टैक्स दे दिया, तो यानी एक्चुअल में वो 990 रुपीज़ की पड़ी। तो सिंपली ये कहना चाह रही हूँ कि टैक्सेबल वैल्यू वो है जब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन करते टाइम कि आप डायरेक्टली मार्क वैल्यू पर टैक्स नहीं लगाओगे। अगर डिस्काउंट दे रखा है तो पहले आप डिस्काउंट लगाओ, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू टैक्सेबल है, उसी पर ही टैक्स लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इंट्रा और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है जब मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसको सेल किया जा रहा है लेकिन एक ही स्टेट में किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक यूपी स्टेट लिया। अब यूपी स्टेट में तो बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे मान लो एक मथुरा हो गई और एक आगरा हो गई। तो जो मथुरा का डीलर है उसने आगरा सेल किया, तो अब मथुरा भी यूपी में है, आगरा भी यूपी में है। इस टाइम पे अगर जो टैक्स है, देखो हम जानते हैं कि हमारी जो सेंटर और स्टेट, दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं। इसका मतलब है जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं उसका आधा आधा हिस्सा दोनों लेना चाहेंगे। सेंटर कहेगी कि हमारे अंडर स्टेट आता है और स्टेट कहेगा कि हमारी स्टेट में प्रोडक्ट बना है तो हमें भी टैक्स दो। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो, तो जब सेम स्टेट होता है तो ना तो मथुरा वाले को कोई प्रॉब्लम होनी है ना आगरा, क्योंकि दोनों सेम स्टेट के हैं। इस केस में जो भी टैक्स होगा वो आधा टैक्स तो चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा टैक्स चला जाएगा सेंटर गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब है दोनों को आधा आधा यूपी स्टेट पे चला गया और एक सेंटर के पास चला गया। बट अगर ये इंटर स्टेट वाला केस होता है, इंटर मतलब जब दो स्टेट्स हैं, जैसे मान लो एक आगरा वाला जो पर्सन था उसने कोलकाता में भेज दिया, तो जब आगरा वाला कोलकाता में भेजेगा तो दोनों स्टेट्स बदल गए। और जब स्टेट्स बदल गए तो आगरा वाला कहेगा हमने प्रोडक्ट बनाया है, कोलकाता वाला कहेगा हमने प्रोडक्ट बेचा है। तो फिर यहाँ लड़ाई होने की वजह से ना तो ये स्टेट के पास टैक्स जाने वाला है और ना ही सेंटर के पास। इसका मतलब है जीएसटी जो हमारे चैप्टर का नाम है, ये एक्चुअल में सीजीएसटी यानी सेंटर वाला, एसजीएसटी यानी स्टेट वाला, और एक होता है आईजीएसटी। जब सेंटर को मिलता है तो उसे सीजीएसटी कहते हैं, जब स्टेट कलेक्ट करेगा तो एसजीएसटी कहते हैं, जब इन दोनों को ही नहीं मिलेगा तो ये चला जाएगा आईजीएसटी में। आईजीएसटी मतलब एक्चुअल में जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इन दोनों में से कौन से स्टेट को कितना देना है, कितना अपने पास रखना है, तो वो एग्जैक्टली नहीं बता होता कि किसके पास कितना जाने वाला है उस टाइम पे आईजीएसटी। तो आईजीएसटी तभी लगता है जब दो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तब ना सेंटर के पास जाता है और ना ही स्टेट के पास। लेकिन अगर सेम स्टेट है तो सेम स्टेट में सेंटर आधा ले लेगा और आधा स्टेट ले लेगा, तो आईजीएसटी नहीं जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पर ये समझना है कि जब भी इंट्रा स्टेट की बात होती है तो इंट्रा स्टेट में क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल है यानी ये इंट्रा स्टेट है, जैसे मैंने बोला मथुरा और आगरा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आधा चला गया CGST यानी सेंटर के पास, आधा चला गया SGST। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा 900 का 90 रुपीज़ टैक्स आया था, तो इसका मतलब है 45 जो है वो चला जाएगा CGST अगर सेम स्टेट है, और 45 चला जाएगा स्टेट के पास। अब अगर IGST आपसे पूछा जाए तो इस केस में 0 होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इंटर वाला है, तब आपको क्या करना है, IGST जब आपसे पूछा जाए तो आप पूरा का पूरा IGST बताओगे, वो हो जाएगा आपका 90। लेकिन अगर आपसे CGST या SGST पूछा जाए तो वो दोनों उस केस में 0 होंगे। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ इंट्रा और व्हाट इज़ इंटर स्टेट। अब आते हैं हम एक और टॉपिक पे। अब यहाँ पर है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक A पर्सन है, ठीक है, उसने B को कुछ सेल किया और B ने C को सेल किया। तो देखो जब A सेल कर रहा है, देखो एक वर्ड होता है इनपुट और एक वर्ड होता है आउटपुट। पहले आप ये समझ लो, इनपुट का मतलब क्या होता है, जो आपके थ्रू काम किया जा रहा हो। हम कहते हैं ये हमारे इनपुट्स थे, हमने ये काम किया, और जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है वो आउटपुट होता है। यानी इनपुट एक तरीके से हमारे थ्रू किया गया काम है। मान लो A ने B को कोई चीज़ सेल करी तो B ही उसको पैसे देगा। मान लो A के पास में 100 रुपीज़ की कोई चीज़ थी, उसने B को दी, B पे टैक्स लगा के दी होगी, अब B उसको टैक्स देगा, तो B जो टैक्स दे रहा है, पे कर रहा है, ठीक है, वो हो गया B का इनपुट टैक्स, क्योंकि ये B ने पे किया है, ठीक है, तो ये हो गया पे बाय इसका। लेकिन B जब C को सेल करेगा तो C उसको टैक्स देगा, तो यानी B कलेक्ट करेगा इस केस में, ठीक है। तो जब वो कलेक्ट कर रहा है तो वही हो गया उसका आउटपुट टैक्स। यानी कोई भी पर्सन का अगर आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स पता लगाना है तो आपको ये देखना है कि वो पर्सन कितना दे रहा है। अगर A का इनपुट टैक्स पूछा है तो A अगर किसी को दे रहा होता तो उसका इनपुट टैक्स होता, लेकिन अगर A किसी से ले रहा है तो वो उसका आउटपुट टैक्स है। मतलब B से लेगा जितना भी टैक्स वो उसका आउटपुट हो जाएगा। जैसे C है, C B को दे रहा है तो देते टाइम B के लिए तो ये आउटपुट टैक्स है, लेकिन C के लिए ये इनपुट टैक्स हो गया, और अगर उसे कहीं से मिल रहा होगा यानी वो उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो अब क्या होता है, जैसे कभी कभी एक बीच का जो पर्सन होता है, मिडिल वाला, जब वो इनपुट भी दे रहा है और वो आउटपुट भी दे रहा है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसने इनपुट टैक्स जो दिया वो दिया 80 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, और उसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर लिया 100 रुपीज़। इस टाइम पे भी उसके पास एक्स्ट्रा आ गए 20 रुपीज़ टैक्स के, वो टैक्स भी उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उसे कहा जाता है नेट CGST। तो ये जो नेट CGST होता है ये कैसे निकलता है, आउटपुट टैक्स जो भी पर्सन है, जिस पर्सन का है उसी का ही आउटपुट टैक्स और उसी का ही इनपुट टैक्स, इससे नेट GST निकलता है। मोस्टली आपके क्वेश्चन में मिडल वाले पर्सन के बारे में पूछा जाता है कि मिडल वाले का नेट CGST क्या होगा। तो नेट CGST आपको याद रखना है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो GST होते हैं ना ये स्लैब्स में होते हैं। जैसे मतलब कैसे पता लगता है कि किस सर्विसेज पे, किस गुड पे कितना टैक्स लगेगा, तो ये बजट में ऑलरेडी अलॉटेड होता है कि इसके स्लैब्स हैं। जैसे मान लो कोई आपने कार खरीदी है तो वो सबसे बड़े स्लैब में होती है कि उसका 25-28% डिपेंड अपॉन, वेरी करती रहती है गवर्नमेंट। एक यहाँ पे टैक्स होता है 0% का स्लैब। अब आप सोचोगे 0% का स्लैब का मतलब क्या है, 0% का मतलब है अभी उस आइटम पे आप कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाए हो उस पर 0 टैक्स है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में उस पर टैक्स दे सकती है, तो इसीलिए उसको उस टैक्स की कैटेगरी में गुड्स में डाल दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी का बिस्किट, अगर आप उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे इस टाइम पे, तो वो टैक्स पे अगर गवर्नमेंट को लगा कि कल को इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई कम हो रही है या कुछ इकोनॉमी के लिए करना है, उस टाइम पे वो उस पर टैक्स इंक्लूड कर सकती है। तो ये हो गया इसेंशियल गुड्स। बाकी सब पे, कपड़ों पे 5% लगता है, कहीं पे 3% भी लगता है, डिपेंड अपॉन कि कैसा गुड्स और सर्विसेज है। अब ये थोड़ी सी थ्योरी थी, अब हम समझते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दिल्ली, मतलब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है। ये पूछा है कि एक आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट था जो 12,000 का था और उस पर 30% आपको डिस्काउंट दिया गया और GST लगानी है 18%। तो बताओ आपको बिल कितने का पड़ा। तो मैंने क्या कहा था, मार्क प्राइस ही आपकी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होती है, आपको पहले उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे निकालेंगे, हमें मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास डिस्काउंट 30% था तो आप 30% इंटू जो आपकी मार्क्ड वैल्यू है, यहाँ पे मार्क्ड वैल्यू क्या है आपके पास, मार्क प्राइस
वो है आपकी 12,000। आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करते ही आपको मिला 3600। ये जो है ना, आपने इस परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपको 3600 का डिस्काउंट मिला है। अब अगर आप अपनी मार्क्ड वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर देते हो तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल शब्द में कहें तो टैक्सेबल वैल्यू यानी जिस पर टैक्स लगेगा अभी। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 12,000 माइनस ये, यानी 8400। अब इस वैल्यू पे हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। कितना टैक्स दिया है, 18। ये नहीं पूछा कि कितना सेंटर के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास, आपसे बिल पूछा है, यानी ये तो आपने पैसे कम करवा लिए, अब आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अब जो टैक्स होगा वो कितना होगा, वो भी परसेंटेज में है, तो 18% है, उसको रुपीज़ में बदलना है, तो जो टैक्सेबल वैल्यू है आपकी 8400। आपने इस पर कैलकुलेट किया और आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 756। ठीक है, ध्यान रखना ये 756 नहीं आएगी, ये आएगी 1512। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब आपको ये टैक्स तो देना ही देना है, प्लस जो आपके पैसे हैं उसके वो भी देने हैं। तो जो टोटल बिल बनेगा वो बनेगा 8400 प्लस 1512, यानी आपका टोटल बिल बन गया 9912, यानी इतना आपको बिल देना पड़ेगा डिस्काउंट कराने के बाद टैक्स लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंप्यूटर मैकेनिक है जो दिल्ली में चार्ज करता है। मान लो किसी का कंप्यूटर जैसे भी ख़राब होगा उस हिसाब से उसने उस पर प्राइस लगाए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की में प्रॉब्लम थी, 5500 रिपेयरिंग कॉस्ट आ रही थी, किसी की 6250 आ रही थी, ऐसे सबकी रिपेयरिंग कॉस्ट अलग अलग आ रही थी। सब पे डिस्काउंट भी दिया उसने और फिर बोला जीएसटी 18% है। अब इतना बड़ा लग रहा है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। या तो स्टेप बाय स्टेप पहले आप इसका डिस्काउंट परसेंट निकालो, फिर उसके बाद उस पर जीएसटी लगाओ। हम इसको सिंपली भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे 5500 है, ठीक है। अब 5500 पे पहले आप क्या करते, डिस्काउंट लगाते, तो आप इसी तरीके से तो करते, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट आता, फिर आप अपने उस वैल्यू में से, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है ना जो कि आपका किस में आया है, रुपीज़ में, लेकिन आप टैक्सेबल वैल्यू निकालते। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती, जो आपका प्राइस था माइनस जो आपको डिस्काउंट दिया गया था। आप इसी तरीके से सॉल्व करते और आपका आंसर आता ये। हम इतना बड़ा करें उससे अच्छा है हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर जो भी हमारा मार्क प्राइस है, हम सीधे डिस्काउंट अगर परसेंटेज में है तो हम सीधे ऐसे कर लें। नॉर्मल है तो हम माइनस कर सकते हैं, ऐसे करो या ऐसे करो, इतने दो स्टेप में आपका आंसर सेम ही आएगा। 5500 है, आपने यहाँ पर लिखा 1 माइनस डिस्काउंट दिया गया था 30%, आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आएगा 5500 इंटू 100 माइनस, यानी 70/100, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। तो हम सारे इसी तरीके से करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। तो देखो पहले को इसमें A, B, C, D और E है, सबकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 5500, 6250, 4800, 7200 और 3500। डिस्काउंट सब पे है 30%, 40%, फिर 30%, फिर 20%, फिर 40। अब हम जैसे पहले का तो सॉल्व कर चुके हैं दोनों तरीक़ों से, हमारा आंसर क्या आया है 3850। अब हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे, 6250 है, ठीक है, 40% का डिस्काउंट दिया तो 1 माइनस 40/100, यानी 6250 इंटू 60/100। आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आया 3750। इस तरीके से हमारी पूरी टेबल में ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सब ऐसे ही करने हैं जितना डिस्काउंट जिस भी आर्टिकल पे दिया हुआ है। अब होगा क्या, आपको ये मिल गया है जो डिस्काउंट, यही आपकी टैक्सेबल वैल्यू थी। अब इसी टैक्सेबल वैल्यू पे क्या लगेगा, आपको एक्चुअल में टैक्स लगाना है। अब आप सब पे अलग अलग 18% टैक्स लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा है सब पे सेम टैक्स लग रहा है तो आप इस पूरी टैक्सेबल वैल्यू को प्लस कर लो। जो आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस करके आएगी आप उस पर एक ही बार डिस्काउंट लगा दो। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी 18,820। अब हम इस पे लगाएंगे टैक्स यानी जीएसटी। तो अब जो जीएसटी है वो कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 18%, तो हमने 18% लगाया है इसके ऊपर, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो इसको पूरे को यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया आपका ये वैल्यू। इसका मतलब है ये तो आप दोगे ही दोगे, प्लस आप इसमें टैक्स भी ऐड करोगे, तो जो टोटल बिल बनेगा वो आपका ये बनेगा, यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस आपका जो जीएसटी का टैक्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमने इसको शॉर्ट वे में किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मिस्टर पंकज जो है
उनने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखी है जिसमें कि 900 उन्होंने स्टेट को जीएसटी दिया है, और उसने पूछा है टोटल एनुअल प्रीमियम। जैसे आपको पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस में होता क्या है, पूरे साल के कुछ पैसे जाते हैं और उसके हिसाब से उस पर टैक्स भी लगता है। तो उसने यहाँ पर ये बता दिया है कि स्टेट को जो टैक्स दिया गया है वो 900 दिया गया है, और जीएसटी भी बता दी है 18% है। अब आप जानते हो मैंने क्या बताया था, 18% है, और अगर स्टेट के पास गया है तो इसका मतलब सेंटर के पास भी गया होगा, तो स्टेट के पास भी आधा गया होगा और आधा सेंटर के पास गया होगा। इसका मतलब ये 18% की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू किसकी है, 9% की वैल्यू है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 900 इसके पास गया है तो 900 ही सेंटर के पास भी गया होगा। तो इसका मतलब टोटल जो जीएसटी दी गई होगी वो टोटल जीएसटी होगी 1800। अब ये 1800 जो जीएसटी निकली है वो कैसे निकली होगी, जो जीएसटी परसेंटेज में है इनटू जो टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब जिस पे टैक्स लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एनुअल प्रीमियम है, ठीक है, इस जगह पे इसकी वैल्यू दे रखी है 1800। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी यही एनुअल प्रीमियम को ही हमसे पूछा है कि किस प्रीमियम पे 18% टैक्स लगा के जो रुपीज़ में 1800 बन रहा है। तो जब आपने इस एनुअल प्रीमियम को कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपका 1800 इंटू 100/18। आपने इसको कट किया और आपका आंसर आ गया, यानी एनुअल प्रीमियम साल का ये जा रहा था मिस्टर पंकज का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो इसमें क्या बोला है, एक अशरफ है जो कि मूवी देखने गया और उसने मूवी टिकट थी एक 80 रुपीज़ की टिकट थी, जो कि अगर अवेलेबल नहीं होती, वो कह रहा अगर अवेलेबल नहीं होगी तो फिर वो अपर क्लास वाली 120 की टिकट लेगा। अगर उससे पूछा है कि अगर बाई चांस वो उसको मिल जाती है 18 वाली तो उसका टैक्स अलग लग रहा है, और अगर उसने 120 की ली तो टैक्स अलग, क्योंकि बोला है जीएसटी बिलो 100, यानी 100 रुपीज़ से कम की अगर टिकट मिल जाती है तो 18% टैक्स है, और अगर 100 से ज़्यादा होती है तो 28% टैक्स है। तो हम मान के चलते हैं कि अशरफ को पहले 80 रुपीज़ वाली टिकट मिल गई। मान लो अगर एक पल के लिए 18 वाली मिल गई तो उसका जो जीएसटी टैक्स होगा वो जीएसटी उसको कितना देना पड़ेगा, 18%। तो 18% ऑफ 80, यानी कि ये कैलकुलेट हुआ और ये आ गया 14.4। इन केस अगर उसे ये नहीं मिलती है तो उसको कौन सी वाली टिकट लेनी पड़ेगी, 120 वाली। 120 वाली 100 से अबव रुपीज़ हो गया, यानी इस टाइम पे जो उसको जीएसटी देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 28%। तो 28% निकाला हमने तो ये आ गया 33.6। अब ये पूछा नहीं है आपसे कि दोनों में कितना, उसने पूछा कितना एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा जीएसटी होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 33.6 माइनस 14.4, यानी 19.2 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन, अब यहाँ पर आया कि जो इंट्रा और इस वाले कॉन्सेप्ट थे, अभी हमने बेसिक समझा कि कैसे होता है, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, पर आई एम श्योर इस वीडियो से आपके पूरा जीएसटी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा। ठीक है, आगरा से एक चीज़ कानपुर में सेल की गई और फिर कानपुर से उसने बेची जयपुर वाले को। तो आगरा जो है वो आपको पता है यूपी में, कानपुर भी यूपी में और जयपुर राजस्थान में। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको वैसे लिख के देंगे, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिटीज़ के बारे में नहीं भी पता हो तो। अब यहाँ पर क्या बोला है, आगरा वाले ने कानपुर को 20,000 रुपीज़ की एक प्रोडक्ट सेल किया, फिर कानपुर वाले ने उसको जो सेल किया है आगे कुछ भी नहीं बोला है, ये बोला है कि उसने प्रॉफिट कमाया है 5,000 का। मतलब कानपुर वाले ने आगे 20,000 की चीज़ पे 5,000 रुपीज़ और बना दिए और एक्स्ट्रा करके 25,000 रुपीज़ की चीज़ को जयपुर वाले को सेल किया। इसका मतलब है अगर एक पर्सन सेल कर रहा है तो उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, मतलब आगरा वाले के लिए तो 20,000 सेलिंग प्राइस हुई, लेकिन कानपुर वाले के लिए यही कॉस्ट प्राइस हुई क्योंकि उसने इस चीज़ को बाय किया है। अब कानपुर वाले ने जयपुर को बेचा तो उसके लिए तो सेलिंग प्राइस हुई कानपुर वाले के लिए, लेकिन जयपुर वाले के लिए यही हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। आपको बस ये ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस किसकी है। अब कानपुर वाले को एक प्रोडक्ट 20,000 का बोला गया, प्लस उससे कहा कि आपको इसमें टैक्स भी देना है, तो वो टैक्स भी देगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको क्या कहा था, जो टैक्स देगा वो उसका इनपुट होता है, मतलब कानपुर वाला अगर दे रहा है तो उसका इनपुट है और उसको जयपुर वाले से मिलेगा तो वो आउटपुट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कानपुर वाला है वो टैक्स कितना दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट टैक्स पेड बाय, क्योंकि वो कानपुर वाला दे रहा है, पेड बाय कानपुर। तो कितना है टैक्स, 18% है। किस पर देगा, जो प्रोडक्ट उसे बताया गया, यानी 20,000 का। तो 20,000 पे उसने दिया तो उसको मिला 3600 टैक्स देना पड़ा। अब जयपुर वाला जो है वो कानपुर वाले को देगा, इसका मतलब है, अब कानपुर की ही बात करूंगी मैं, इसका मतलब है कानपुर का जो आउटपुट टैक्स होगा,
और वो उसको कलेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, कलेक्ट कहाँ से हुआ है, जयपुर वाले से। किसको कलेक्ट हुआ है, कानपुर वाले को। कितना टैक्स है, 18% टैक्स है। लेकिन इसकी जो मार्क प्राइस है वो अलग है, इस पे दिया गया है 25,000, ठीक है, यानी इसकी टैक्सेबल वैल्यू ये है। जब इस पे कैलकुलेट किया तो वो आया 4500। अब मैंने यहाँ पर पूछा क्या है, नेट जीएसटी कानपुर वाले की, यानी कानपुर वाले की नेट जीएसटी कैसे निकलेगी, अभी बताया था। नेट जीएसटी निकलती है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है, कानपुर वाले का ही है यहाँ पे क्योंकि कानपुर की पूछी है। तो आउटपुट टैक्स कितना आया था 4500 और इनपुट टैक्स कितना आया था 3600। इसका मतलब 900 नेट जीएसटी गया है। अब एक और चीज़ देखो, इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर। जयपुर के लिए कितने की होगी, तो जयपुर को क्या सिर्फ इतने की पड़ेगी, नहीं, जयपुर वाले को ये तो पड़ेगी पड़ेगी प्लस उसे टैक्स भी देना है। जयपुर वाले ने कितना टैक्स दिया था, 4500 रुपीज़ दिया था। इसका मतलब है अगर हम जयपुर वाले की बात करते हैं तो जयपुर को जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितने का पड़ेगा, 25,000 प्लस जो उसका टैक्स था यानी 4500, यानी 29,500 का जयपुर वाले को। दोनों पार्ट हो गए। वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखोगे, तो स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें बोला है एक डीलर है जो बनारस का है, बनारस मतलब फिर से यूपी में, उसने एक प्रोडक्ट को सेल किया है 8,000 का, और डीलर बी को, मतलब यहाँ पर इंट्रा की बात हो गई है अभी तक, ठीक है। तो एक डीलर है जो कि बनारस में है, ठीक है, यूपी का है, उसने डील किया जो प्रोडक्ट वो आगरा में सेल किया है, आगरा भी यूपी, मतलब यहाँ से यहाँ इंट्रा अभी तक, ठीक है। अब आगे क्या बोला, जो डीलर बी है उस डीलर बी ने वो गुड्स और सर्विसेज बिहार में बेच दी, तो बिहार में सेल करी, ठीक है, स्टेट बदल गया, लेकिन उतने की नहीं बेची जितने की उसने दी थी। उसने दी थी 8,000 रुपीज़ की चीज़, लेकिन इसने 8,000 रुपीज़ पे प्रॉफिट कमाया है 1200 का, मतलब बढ़ा दिया है। इसका मतलब आगरा वाले के लिए सीपी तो 8,000 है, लेकिन बिहार वाले के लिए वही सीपी 9200 है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी। ध्यान से देखना, अभी बी के बारे में नहीं पूछा है, सी के बारे में पूछा है, और जीएसटी दे रखी है 18%। तो अब आप यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले जो ये देगा टैक्स उसे क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स सी के लिए, और जो इसे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। आपसे पूछा है आउटपुट टैक्स, क्या डीलर को किसी से पैसे मिल रहे हैं, नहीं, डीलर तो लास्ट पर्सन है, डीलर ने किसी को नहीं बेचा, तो डीलर का अगर आउटपुट टैक्स बोला जाए तो वो तो डायरेक्टली क्या हो गया, यानी सी वाले का 0, ठीक है। अब ये देगा जो, ये किसको दे रहा है, आगरा वाले को, तो अब इसका इनपुट टैक्स देखते हैं। जो इनपुट टैक्स सी वाला दे रहा है वो दे किसको रहा है, बी वाले को। कितने का प्रोडक्ट है, 9200 का, कितनी जीएसटी है, 18%, तो 18% ऑफ 9200 यानी कि प्रोडक्ट हो गया 1656, इसका जीएसटी हो गया। तो ये टैक्स आ गया, आपसे यही पूछा था और तो कुछ नहीं है। तो आपको ये भी बताना है कि अगर बाई चांस लास्ट पर्सन के बारे में पूछा जाए तो जब उसे किसी से नहीं मिल रहा तो उसका आउटपुट टैक्स 0। अगर वो फर्स्ट वाले का इनपुट पूछते तो बनारस वाला किसी को नहीं दे रहा तो उसका इनपुट 0 होता, तो 0 हो सकता है इनपुट और आउटपुट टैक्स। बस आपको ये देखना है कि वो किस पोजीशन पे है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो क्या बोला है, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो कि 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाता, रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है 18%, फिर कैलकाटा वाले ने नैनीताल में किया। इसका मतलब क्या है, दिल्ली है, दिल्ली वाले ने कैलकाता को दिया और कैलकाटा वाले ने नैनीताल को दिया, ठीक है। तो यानी तीनों अलग अलग हैं, ये भी इंटर और यहाँ भी इंटर है ना, सब अलग अलग स्टेट्स में, उत्तराखंड हो गया, सब अलग अलग में चले गए। अब यहाँ पर बोला क्या है, पहले ये समझो, जो दिल्ली वाला है जब उसने कैलकाटा वाले को सेल की वो चीज़ तो उसने वो 50,000 की करी। इसका मतलब कैलकाटा वाले के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 50,000, लेकिन कैलकाटा वाले ने 20,000 बढ़ा के नैनीताल वाले को दी, इसका मतलब इसकी हो गई 70,000। अब तो आप समझ गए कि मैंने प्रॉफिट प्लस कर दिया। अब आपसे पूछा गया है, ये देखो सेम जीएसटी है, दोनों पे लगी हुई है 18%। अब आपसे आउटपुट टैक्स सबसे पहले दिल्ली, तो हम दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली का आउटपुट टैक्स मतलब दिल्ली को जो मिल रहा है, दिल्ली को जो आउटपुट टैक्स मिलेगा वो किससे मिलेगा, उसको आउटपुट टैक्स मिलेगा कैलकाटा वाले से, क्योंकि कैलकाटा वाला उसे दे रहा है। कितने रुपए उसने उसको सेल किए थे, 50,000, तो 18% ऑफ 50,000 यानी यहाँ पर आपने इसको निकाला तो ये आ गया आपका 9,000। ये आपको 50,000 पे दिल्ली वाले को मिला। अब कैलकाटा वाले के देखते हैं, कैलकाटा वाले को किससे मिलेगा, नैनीताल वाले से। तो अगर हम कैलकाटा का आउटपुट टैक्स की बात करें
तो उसे कहाँ से रिसीव हो रहा होगा, नैनीताल वाले से। 18% तो यहाँ भी टैक्स होगा, लेकिन यहाँ पर होगा 70,000 का, ठीक है। यहाँ पर आ गया 12,600। अब नैनीताल वाले को क्या किसी से मिल रहा है, नहीं। तो अगर नैनीताल वाले के बारे में बात करें तो उसका जो आउटपुट टैक्स होगा वो डायरेक्टली ज़ीरो, क्योंकि उसे कहीं से नहीं मिल रहा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट टैक्स क्या होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्या लिखा है, एक डीलर ए है जिसका लिस्टेड प्राइस जो है डीलर ने बेची हुई वो 9,000 की थी। अब उसने जो सेल की है वो बी को करी है कुछ कम प्राइस पे, मतलब सेम प्राइस पे नहीं करी है, कुछ प्राइस कम कर दिए हैं। फर्दर जो बी है उसने उस आर्टिकल को एक कस्टमर को बेचा, लेकिन सेम प्राइस पे बेचा। मतलब अगर एक ए डीलर है, उसने जब बी को सेल किया तो बी ने आगे वो चीज़ कस्टमर, एक सी पर्सन है जिस पे सेल किया है, तो यहाँ पर उसने 9,000 की नहीं दी है, उसने यहाँ पर 9,000 में कुछ पैसे कम किए। नो आइडिया कितने कम किए हैं, वही शायद पूछेंगे वो। आगे बोला है कि बी ने कस्टमर को सेल किया है लिस्टेड प्राइस पर, इसका मतलब इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 9,000 ही है। अब रेट ऑफ जीएसटी 18% है। अब उसने कहा है डीलर बी जो है, मतलब मिडल वाला, उसने जीएसटी दी है 324 गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को 324 रुपीज़ में दी है, जबकि इसमें परसेंटेज में ये है। तो हम जानते हैं कि 324 कैसे निकला होगा, जब 18% किया गया होगा किस पर, जो उसकी वैल्यू है, यानी उसकी टैक्सेबल वैल्यू यही होगी। अब हमें ये नहीं पता कितना है, हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 324 इंटू 100 अपॉन 18 इक्वल टू 9,000 माइनस एक्स। यानी यहाँ पर आपको जब वैल्यू कैलकुलेट करके मिलेगी तो ये हो गई आपकी 18, ठीक है, कैलकुलेट हुआ और आपका आंसर आ जाएगा 7200, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिली है, यानी ये 7200 का सीपी पड़ा किसके लिए, इस बी वाले के लिए, ठीक है। अब होगा क्या आगे कि यहाँ पर आपने इसको तो सेल कर दिया, अब आगे पूछा गया ये देखते हैं। उसने कहा द अमाउंट पेड बाय डीलर बी, बी ने कितना अमाउंट दिया होगा। तो क्या बी ने सिर्फ पैसे ही दिए होंगे, नहीं, बी ने टैक्स भी दिया होगा, और उसने टैक्स कितना दिया होगा, अब हमें वही कैलकुलेट करना है। तो 7200 पे जब 18% टैक्स लगाया तो वो बनता है 1296। इसका मतलब है जो डीलर बी है उसने पे क्या किया होगा, 7200 रुपीज़ जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्लस उसने टैक्स भी पे किया होगा, यानी टोटल 8496 का उसको वो प्रोडक्ट पड़ेगा। बस दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको वो वैल्यू पता करनी थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक ट्रेडर है जिसने एक रेफ्रिजरेटर की जो मार्क प्राइस लिखी हुई है वो लिखी है 15,680, और उसने कहा है इंक्लूसिव, ये वर्ड का मतलब है इंक्लूड करके, ठीक है, इंक्लूजिंग ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, मतलब इसमें इंक्लूड है, इंक्लूसिव मतलब, एक्सक्लूसिव मतलब होता है हटा के, ठीक है। तो गगन जो एक कस्टमर है उसने कहा कि आप प्लीज़ रेफ्रिजरेटर के प्राइस को कम कर दो आज द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस टू सच एक्सटेंड, इतना कम करना कि जब रिड्यूस प्राइस में जब आप जीएसटी लगाओगे, यानी कुछ डिस्काउंट दो, डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगाओ, और जीएसटी लगवाने के बाद मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट इतने का पड़ना चाहिए। इसका मतलब है ये मार्क प्राइस नहीं है, यानी ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं कम है। तो हम मान के चलते हैं कि जो एक पर्सन था उसने प्रोडक्ट जो था उसको रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया नहीं पता, तो हमने यहाँ पर कुछ रिड्यूस कर दिया। अब ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब इस टैक्सेबल वैल्यू पर अब क्या होगा, टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लग रहा है, 12% का, मतलब 12% का इस वैल्यू पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अभी भी ये ऐसे ही है, ठीक है, चलो यहाँ छोड़ते हैं। ये जो टैक्स मिला हमें, ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी को प्लस उसने कहा जो पैसे आएंगे आप मिला के इतने पड़े, तो इसका मतलब ये पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे। शायद हो सकता है उसने 1,000 रुपये कम किए हो, नो आइडिया कितना कम किया, अगर 1000 भी कम किया होगा तो वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस जो टैक्स है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को लगा के उसने कहा है जो वैल्यू है वो 15,680 पड़नी चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमने लिखा 15,680 माइनस एक्स, और यहाँ से आ गया 1 प्लस 12/100, कॉमन लिया है हमने, ठीक है, और ये हो गया 15,680। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15,680 माइनस एक्स, ये तो हो गया एलसीएम लेके 112/100 इक्वल टू 15,680। जब हम इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी आ जाएगी 15,680 इंटू 100 इक्वल्स टू, ये 100 हो गया, 112 डिवाइड में चला गया, और यहाँ आ गया 15,680 माइनस एक्स। हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा आई थिंक नियरली 14,000,
ठीक है, और ये आ गया आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ से 1680, मतलब उस पर्सन ने उस रेफ्रिजरेटर पे इतने पैसे कम कर दिए थे 16,680, और फिर उसके बाद में जो पैसे आए थे उस पैसे पे टैक्स लगा दिया था, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना रिडक्शन हुआ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार फिर से देख लें। ट्रेडर मार्क दिस इंक्लूजिंग ऑफ जीएसटी 12%। गगन ने कहा कस्टमर को कि प्राइस को रिड्यूस कर दें, और रिड्यूस करने के बाद वो मार्क प्राइस के इक्वल ही हो। ठीक है, आई थिंक एक बार बस कैलकुलेशन को एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 15,680 था, है ना, इंटू 100। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो मार्क प्राइस है एक आर्टिकल की वो है 12,500, और जो डीलर है कोलकाता में उसने सेल किया है सेम सिटी में, मतलब यहाँ पर इंट्रा की बात हो रही है, यानी स्टेट के पास भी जाएगा और सेंटर के पास भी जाएगा। प्रॉफिट 8% है और जीएसटी जो है वो 18% है। तो सेलिंग प्राइस गुड्स की क्या होगी? तो देखो, सबसे पहले मार्क प्राइस ये है, अगर मार्क प्राइस 12,500 है तो उस पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब उसने कुछ पैसे बढ़ा के लगाए हैं, 8% लगाए हैं, तो हमने उसको प्रॉफिट को निकाला कि एक्चुअल में उसने 1,000 रुपीज़ बढ़ाए हैं। तो इसका मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस अब है वो 12,500 नहीं है, उसमें 1,000 और ऐड हो गया, यानी 13,500 है। ठीक है, पहले पार्ट में आपसे यही पूछा था कि एक्सक्लूडिंग यानी टैक्स को बिना लगाए बताओगे कितनी सेलिंग प्राइस है। अब पूछा है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा जो डीलर ने पे किया होगा सेंटर और स्टेट को। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेम सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब इंट्रा है, और इंट्रा है तो स्टेट और सेंटर दोनों के पास जाएगा, लेकिन आईजीएसटी इस केस में 0 होगा। तो सबसे पहला तो सेकंड पार्ट में, अगर फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ हो ही गया, अगर आपसे आईजीएसटी पूछते हैं तो आप सीधे 0 बोलोगे, निल। अब आप सीजीएसटी कैसे निकालोगे? सीजीएसटी मतलब आधा आधा, जीएसटी है 18%, मतलब आधा यानी 9%। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसने पैसे बढ़ा दिए हैं तो 13,500 है, यानी ये हो गया 1,215। इतना ही स्टेट के पास भी जाने वाला है, तो उसको कैलकुलेट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, सीधे हमने लिख दिया ये भी 1,215। तो दोनों के पास चला गया, क्वेश्चन फिनिश। अब थर्ड में क्या पूछा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर एक्चुअल में कितने पैसे देगा? तो कंज्यूमर ये तो पैसे देगा ही देगा सेलिंग प्राइस वाले, प्लस ये जो दोनों टैक्सेस हैं वो भी देगा, तो यानी दोनों टैक्सेस हो गए 24। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर आ गया टोटल, यानी इतना कंज्यूमर ने पे किया होगा उस एसपी प्लस उसका जो भी टैक्स था टोटल। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें लिखा है, वेट, हाँ, अब इसमें लिखा है एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक टीवी एक डीलर को सेल किया है जो कि 18,000 का है, और उस डीलर ने वही चीज़ कंज्यूमर को 1,500 प्रॉफिट कमा के बेची है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने डीलर को सेल किया है, और डीलर ने वही चीज़ कंज्यूमर को सेल की है। जब इसने सेल करी तो वो 18,000 की थी, इसका मतलब डीलर की सीपी हो गई 18,000, क्योंकि इसको दी गई है। इसकी कॉस्ट प्राइस है, मैन्युफैक्चर की मतलब सेलिंग प्राइस है, लेकिन डीलर के लिए वो खरीदने वाला प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हुआ। अब डीलर ने कंज्यूमर को बेचा है तो कंज्यूमर खरीद रहा है, कितना प्रॉफिट लगा के? 1,500 रुपये प्रॉफिट कमा के। इसका मतलब इसके लिए अगर मैं सीपी बात करूँ तो वो 18,000 प्लस 1,500 यानी 19,500 हो गया। ठीक है, जीएसटी 12% है और बता रखा है इंट्रा स्टेट है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। पहले पूछा है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर ने, यानी ये डीलर जो है मिडल वाला, इसने स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे दिए होंगे? तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट को जब ये पैसे देगा तो आप इसका 6% ही लगाओगे, लेकिन आप ध्यान से देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये देखना है कि डीलर को कंज्यूमर से भी मिल रहा है, और यहाँ तो जब आपको यहाँ पर ना नेट एज, जैसे स्टेट बोला है ना, तो एज जीएसटी निकालना पड़ेगा नेट, मतलब कि जो मिला है और जो दिया है दोनों को देखते हुए। तो अब नेट कैसे निकालेंगे हम डीलर का? हमने पढ़ा है नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है आउटपुट टैक्स उसी डीलर बी के लिए माइनस इनपुट टैक्स। आप जानते हो कि डीलर को आउटपुट टैक्स मिलेगा कंज्यूमर से, ठीक है, लेकिन डीलर जो देगा वो मैन्युफैक्चर को दे रहा है। तो इसका मतलब है अगर आउटपुट टैक्स मिलेगा तो उसको 19,500 पे, और सिर्फ स्टेट का बोला है, ध्यान से देखना, इसलिए 12 नहीं लूँगी, 6/100 माइनस यहाँ पर हो गया 18,000 इंटू 6/100।
अगर देखा जाए तो दोनों में से 6/100 कॉमन आ गया और 19,500 माइनस 18,000 मतलब 1,500, इसलिए डायरेक्टली हमने प्रॉफिट पे लगा दिया और हमारा आ गया नेट 90, यानी ये स्टेट पे गया है। अब आपसे पूछा अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से देखना, ये डीलर का नहीं पूछा है, ये पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितना गया है। तो आप क्या करोगे, पहले आप इसका दो तरीके होते हैं, या डीलर से भी मिलेगा सेंट्रल पे, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर सभी से ही सेंटर पे जाने वाला है, तो आप सबको निकालोगे, इससे बेटर है आप लास्ट वाले को निकाल लो, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना उसमें मैन्युफैक्चरर और डीलर सबका इंक्लूडेड होगा। तो आप सीधे ये देखो कि कंज्यूमर जो है, सो जो सबसे लास्ट पर्सन है, वो सेंटर को कितने पैसे दे रहा है। तो यानी यहाँ पर जो लास्ट पर्सन है कंज्यूमर, 19,500 की चीज़ थी, और उस कंज्यूमर के हिसाब से ही मैं कैलकुलेट कर देती हूँ कि सेंटर के पास यानी CGST जो होगा वो चला जाएगा 9%, क्योंकि आधा ही जाने वाला है 19,500 का। तो यानी ये कंप्लीट आपका आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट है, सबके थ्रू चला गया है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो यहाँ पे बोला है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो अब फिर स्टेट आ गया, तो यानी जो सेंटर है वही स्टेट है, उतना ही जाने वाला है, और आप सबका ना निकाल के अलग अलग जगह सीधे लास्ट वाले पर्सन का निकाल लो, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यानी जब हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि सेम ही तरीके से सॉल्व होगा, 9/100 इंटू 19,500, तो यानी यहाँ पर भी वैल्यू आपकी वही आएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसमें बोला है द अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, कंज्यूमर इतने पैसे तो पे कर ही रहा है 19,500, प्लस वो टैक्स भी पे कर रहा है। सिर्फ उसी का टैक्स देखते हैं कि उसने टैक्स कितना पे किया था, तो उसने जो टैक्स पे किया था वो किया है 1170 है ना, और 1170 यहाँ पे, यानी दोनों का ही मिला के उसने टैक्स पे किया है। तो जो टोटल प्राइस है जो कंज्यूमर के लिए पड़ेगा वो पड़ेगा 19,500 प्लस 2340, दोनों को प्लस कर दिया मैंने इन्हें, ठीक है, तो ये आ गया 21,840, और ये प्राइस पड़ गया कंज्यूमर को टोटल आर्टिकल का। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। अब यहाँ देखो, इसमें बोला है एक रिटेलर है जिसने एक टीवी बाय किया होलसेलर से, कितने का बाय किया है, 40,000 का। उसके बाद में उसने वो मार्क प्राइस जो था ना उसको बढ़ा दिया, उसको कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले है होलसेलर, ठीक है, होलसेलर ने, देखो ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम अ होलसेलर है इसलिए सबसे पहला पर्सन है होलसेलर, होलसेलर ने वो भेजा है रिटेलर को, ठीक है। अब उसने जो रिटेलर है उसने मार्क कर दिया 15% अबव द क्रॉस प्राइस और सेल कर दिया कंज्यूमर को, ठीक है। कंज्यूमर को सेल तो किया लेकिन उसको डिस्काउंट भी दिया 5% का, ध्यान से देखना। तो होलसेलर ने जब इसको दिया तो इसको दी 40,000 की चीज। अब इस रिटेलर ने सोचा चलो मैं इस पे पैसे बढ़ा देता हूँ, तो उसने कितने पैसे बढ़ाए हैं, 15%, यानी 15% अगर उसने 40,000 के इंक्रीज किए तो यानी एक्चुअल में यहाँ पर कितने आ गए, 6,000, यानी 6,000 बढ़ा दिया उसने। तो यानी अब उसके लिए वो चीज़ कितने की पड़ गई, अब इस कंज्यूमर के लिए एक्चुअल में पड़नी तो 46,000 की चाहिए थी, लेकिन ध्यान से देखना उसने 46,000 रुपीज़ पर डिस्काउंट भी दे दिया इसे। तो यानी एक तरीके से अगर वो इस पर डिस्काउंट देता है तो 46,000 पे उसने 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 23 है ना, 100 का इतना डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब नाउ जो टैक्सेबल वैल्यू होगी इसके लिए वो 46,000 नहीं होगी, वो 46,000 माइनस 2300 होगी, यानी कि अब वो जो चीज़ है वो उसको पड़ेगी 43,700 की, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। सबसे पहले पूछा है मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, टीवी का मार्क प्राइस क्या होगा, किसके लिए मार्क प्राइस टीवी का। अगर आप वो पूछता है इसके लिए तो आप बोल देना 40,000 है, पर इन्हें एग्जैक्टली लिखा नहीं है तो ये कंज्यूमर के लिए ही पूछ रहा होगा। तो मार्क प्राइस कंज्यूमर के लिए कितना हो जाएगा, 46,000, ठीक है। अब डिस्काउंट बाद में मिलेगा लेकिन मार्क प्राइस इतना हो गया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया 46,000। अब आगे बोला द कंज्यूमर विच द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, कंज्यूमर कितने देगा, कंज्यूमर ने कहा मुझे डिस्काउंट दो, तो यानी डिस्काउंटेड वैल्यू है, लेकिन इसमें अभी टैक्स नहीं लगा है, अभी इसमें टैक्स भी लगेगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, इसमें टैक्स भी लगाएगा। तो टैक्स लगाने के बाद में आपको क्या पड़ेगी, ये 43,700 है। अगर मैं इस पर जीएसटी लगवाती हूँ तो 12% के हिसाब से इस पर जीएसटी लग जाएगी आपकी 5,244। तो इसका मतलब है जो टोटल बिल बनेगा उसके लिए वो बनेगा 43,700 प्लस 5,244, यानी 48,944 ये कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है।
थर्ड में बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर, रिटेलर पे ध्यान देना, पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिटेलर कितना देगा। ध्यान रखना है कभी भी मिडल वाले पर्सन के लिए पूछा है तो आपको नेट ही निकालना पड़ेगा, कहीं आप जल्दी जल्दी में सिर्फ हाफ मत कर देना, नेट, रिटेलर मिडल में है इसीलिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होगा तो हमें नेट निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए नेट CGST, है ना, सेंटर का पूछा था इसलिए मैं CGST लिख रही हूँ, ठीक है, ना कि GST। तो नेट CGST और किसका लिख रहे हैं हम, रिटेलर का। कैसे लिखेंगे रिटेलर का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब बात आएगी कि उसको आउटपुट टैक्स कहाँ से मिले, अब वही से आ जाते हैं, देखते हैं। आउटपुट जो टैक्स मिलेगा उसे रिटेलर को, देखो यहाँ से उसे मिल रहा है यानी ये आउटपुट टैक्स है, और यहाँ वो दे रहा है तो ये इनपुट टैक्स है। तो यहाँ पे जो उसे आउटपुट टैक्स मिलेगा वो कंज्यूमर के थ्रू मिलेगा। कंज्यूमर तो इस वैल्यू पे टैक्स देने वाला है डिस्काउंट के बाद, यानी 43,700 पे, और रिटेलर जो है वो देने वाला था 40,000 पे, और दोनों ही सेंटर को दे रहे हैं तो आधा आधा जाएगा 12 का। इसका मतलब है आउटपुट टैक्स आएगा 43,700 का 6%, और वहाँ हो जाएगा 40,000 का 6%। कैलकुलेट कर लें तो 6% तो कॉमन आ गया, ये हो गया 43,700 माइनस 40,000, और हमने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो ये आ गया 222। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे चला गया। अब लास्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाने वाला है। अब स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, अब स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे बोला है क्या कि रिटेलर के थ्रू जाना है कि होलसेलर के थ्रू जाना है या कंज्यूमर, नहीं, सिंपली पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास में कितना जाने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप सिर्फ लास्ट पर्सन को निकालो, आप लास्ट पर्सन में ही रिटेलर और होलसेलर सब आ जाएंगे। तो लास्ट है यहाँ पे कंज्यूमर, और सिर्फ स्टेट का पूछा है तो सिर्फ 6% ही लगाएंगे। तो इसका मतलब हो गया जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आप 6% लगा दो सीधे 43,700 पे, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2622। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। यानी आपको यहाँ पर मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, इंट्रा हो तो IGST CGST नॉर्मल बिल पूछा जाए, या फिर A to B में इनपुट और आउटपुट, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसमें ना हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने थे वो सब हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और भी अगर आपको कोई ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।